Hello, welcome everyone. Today we will continue the topic functions of grade 11. So अभी तक हमने रियल फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज के बारे में सीखा. आज हम कुछ रियल फंक्शंस की ग्राफ के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस ले रहे हैं. सो फर्स्ट फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन. एज इट्स नेम सजेस्टेड, so fx equal to some constant is known as constant function. So जब भी fx equal to 2, fx equal to -3, fx equal to 5, fx equal to -100 लाइक इस तरह का कोई फंक्शन दिया हो तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन होता है. ठीक है. सो fx equal to k where k is a constant is constant function. So सबसे पहले what is its domain? What do you think what will be its domain? Obviously its domain is set of all real numbers, क्योंकि हर रियल नंबर के लिए fx डिफाइंड है, fx एग्जिस्ट करेगा. कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहां fx एग्जिस्ट ना करे. सो इट्स डोमेन इज रियल नंबर. एंड व्हाट अबाउट इट्स रेंज? अब रेंज देखिए fx इक्वल टू k है. अगर आप f ऑफ 1 निकालोगे तो कितना आएगा? यहाँ x है ही नहीं, f ऑफ 1 k ही रहेगा. f ऑफ -2 निकालोगे k ही रहेगा. f ऑफ 3 निकालोगे k ही रहेगा. f ऑफ 100 निकालोगे अगेन इट्स k. यानी कि fx में x की जो मर्जी वैल्यू डालिए आंसर हमेशा आपका k ही आएगा. सो व्हाट इज इट्स रेंज? ओनली नंबर k. ठीक है. तो k को हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे. दैट इज इट्स रेंज. नाउ अब हम इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे. सो y इक्वल टू fx इक्वल टू k हमें दिया हुआ है फंक्शन. ठीक है. आपको बताइए fx को हम y भी लिख सकते हैं. सो y इक्वल टू k हो गया. तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे, लेट इट बी एक्स एक्सिस, इट बी वाई एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, एक जितनी y इक्वल टू k दिया हुआ है उतनी ही डिस्टेंस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस. दैट विल गिव यू द ग्राफ ऑफ फंक्शन. अगर तो y इक्वल टू जैसे 2, 3, 4 है, हम y को 2, 3, 4 लोकेट करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो उस y से पास करे. जैसे मान लीजिए y इक्वल टू -2 है, तो y इक्वल टू -2 नीचे होगा, एक्स एक्सिस के बिलो होगा. तो -2 में से एक लाइन पास करिए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. दैट विल गिव यू द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू -2 और fx इक्वल टू -2. सो ये इजी है. नेक्स्ट फंक्शन इज अवर आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन अगेन एज इट्स नेम सजेस्टेड, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, इसमें जब भी हम कोई वैल्यू डालेंगे उसका आंसर वही वापस मिलेगा. ठीक है. सो द फंक्शन दैट एसोसिएट ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ, यानी कि कोई भी रियल नंबर है उसको अपने आप से एसोसिएट करेगा. 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से एसोसिएट करेगा. तो उस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे. जनरली आइडेंटिटी फंक्शन को हम आई से डिनोट करते हैं. सो मान लीजिए लेट आई आर फ्रॉम आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स. ठीक है. सो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स. अब आप देख सकते हैं एफ में मैं जो मर्जी वैल्यू डालूं, अगर एफ में 1 डाल रहा हूं तो आंसर 1 वापिस आ रहा है. एफ में -2 डालूं तो -2 वापिस आ रहा है. एफ में -5 डालूं तो -5 वापिस आ रहा है. एफ में 100 डालूं तो 100 वापिस आ रहा है. ठीक है. सो दिस इज नोन एज व्हाट? आइडेंटिटी फंक्शन. हर किसी भी रियल नंबर को अपने आप से ये एसोसिएट करेगा. 1 को 1 से एसोसिएट कर रहा है, -2 को -2 से एसोसिएट कर रहा है. सो दिस इज नोन एज व्हाट? आइडेंटिटी फंक्शन. नाउ व्हाट विल बी इट्स डोमेन? क्लियरली इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर. सो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. जो भी रियल नंबर डालोगे वही उसका आंसर आ जाएगा. सो इसकी रेंज भी क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. तो अब इसके ग्राफ की बात करते हैं. लेट्स प्लॉट इट. सो y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है हमें. अब देखिए इसके हम 2-3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं जिसमें से ये पास करेगा. अगर हम x -1 पुट करें तो y भी कितना आएगा? -1. अगर x 0 पुट करें y भी कितना आएगा? 0. x 1 पुट करें y भी कितना आएगा? 1. तो चलिए इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं. सो ये x एक्सिस और y एक्सिस ले लीजिए. अब ये कौन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? जब x 0 है y भी 0 है, 0 0 से पास करेगा. दिस पॉइंट इज 0 0. देन अगर x 1 है y भी 1 होगा, 1 1 से पास करेगा. x -1 है तो y भी -1 होगा, -1 1 से पास करेगा. तो इनको आप ज्वाइन कर दीजिए. सो दैट विल गिव यू y इक्वल टू x लाइन. सो रिमेंबर दीज ग्राफ्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी फंक्शंस. ठीक है. तो अब देख सकते हैं y इक्वल टू एक्स है. कोई भी फंक्शन जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, सिर्फ जैसे y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो,
दे ऑल विल पास थ्रू दी ओरिजिन, वो सारे के सारे ओरिजिन से पास करेंगे। सिमिलरली y इक्वल टू एक्स है, ये भी ओरिजिन से पास करेगा। सो एक स्ट्रेट लाइन जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, वो लाइन जो है आपको कौन ग्राफ देगी, y इक्वल टू एक्स का। सो नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये दो फंक्शंस है मेन, एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है एंड एक हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इनके बारे में आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आपको बहुत सारे सम मिलेंगे +1 +2 में जो मॉडुलस फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बेस्ड होंगे एंड दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। सो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नोन एज व्हाट, मॉडुलस फंक्शन। अब मॉड की प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, मॉड के अंदर कोई भी नंबर डालोगे, मॉड 4 4 होगा, मॉड -5 5 होगा, मतलब आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यही होता है मॉडुलस का मतलब। सो मॉड -2 निकालोगे -2 होगा, मॉड -1/2 निकालोगे -1/2 आएगा, ठीक है। सो एफ एक्स के अंदर जो भी नंबर डालोगे, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हम काफी बार यूज कर भी चुके हैं, जैसे कि कई सम्स में मैंने करा था, और इसका बार बार यूज करेंगे हम थ्रू आउट +2। सो ध्यान से करिए। सो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, और इसको मोर टिपिकली वी कैन राइट एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x लेस देन 0। जब भी मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर डालेंगे, मॉड का साइन हटा देंगे और पॉजिटिव साइन लगा देंगे। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है, जैसे -5 है, तो मॉड का साइन हटाकर -5 के आगे माइनस लगा देंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। सो मॉड x इक्वल टू -x होता है व्हेन x लेस देन 0 एंड दिस इज नोन एज व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और इसकी डोमेन रेंज की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो व्हाट इज डोमेन, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है या रूट में नेगेटिव बन रहा है। सो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। सो डोमेन हो गई सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड व्हाट इज रेंज, सो एफ एक्स में जो भी नंबर डालोगे आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, 0 पे 0 आ जाएगा, अदरवाइज 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर ही आंसर आएगा। सो रेंज इज 0 टू इंफिनिटी, और यू कैन से ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो चलिए अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। सो अब जैसा कि हमने देखा बाय डेफिनेशन y क्या होता है, x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x लेस देन 0। सो मीनिंग इट्स ग्राफ हैज टू ब्रांचेस, एक y इक्वल टू x ब्रांच होगी, एक y इक्वल टू -x ब्रांच होगी। सो इसकी दो ब्रांचेस होंगी, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट ब्रांच, fx इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इस ब्रांच में हमने x की वैल्यू सिर्फ 0 या 0 से बड़ी ही यूज करनी है, नेगेटिव वैल्यू हम इस ब्रांच में नहीं यूज करेंगे। सो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू यहां क्या है, x है। सो अगर मैं x 0 डालता हूं तो 0 पे y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं x यहां 1 डाल दूं, सो 1 डालेंगे, y कितना आ गया, 1 2 डाल दूं, 2 आ गया, ठीक है। सो ये वाली ब्रांच जो है y इक्वल टू x कौन कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 0 0 1 1 2 2। सिमिलरली सेकंड ब्रांच होगी इसकी एफ एक्स इक्वल टू -x और y इक्वल टू -x, कब, जब x लेस देन 0 है, क्योंकि हमने यहाँ x लेस देन 0 है तो हमने सिर्फ 0 से छोटी वैल्यू ही यूज करनी है यहाँ। सो कौन कौन सी होगी, x जैसे कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, -1 -2 -3 जो भी आपको पसंद है। सो मैं x -1 डाल रहा हूँ, यहाँ x की जगह -1 डालिए, -1 क्या हो जाएगा, +1। सो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर x -2 डाल रहा हूँ, y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास दो ब्रांचेस आ गई। सो लेट्स प्लॉट ग्राफ ऑफ दीज टू ब्रांचेस। सो चलिए पहली ब्रांच ड्रॉ करते हैं। पहली ब्रांच कहां से पास कर रही है, 0 0 1 1 2 2। सो 0 0 1 1 2 2 को लोकेट करिए, कहां से हो रहा है, ये रहा 0 0, ये रहा 1 1 आपका, ये रहा 2 2। तो इनको मिला दीजिए, y इक्वल टू x। इसको आगे को नहीं लेके जाना है, क्योंकि ये ब्रांच सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही डिफाइंड है, नेगेटिव नंबर के लिए इसको फ्री हैंडली आपने नीचे की तरफ नहीं आगे लेके जाना है, ठीक है। x 0 से जाएगी, ये वाली लाइन y इक्वल टू x, ठीक। सो दूसरी ब्रांच जो थी हमारी -1 से पास कर रही है, x -1 है तो y 1 है, फिर x -2 है तो y 2 है, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज दी y इक्वल टू -x एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। सो मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ में देख सकते हैं इसकी दो ब्रांचेस थी, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है। ये वाली y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू -x, इसको आगे को नहीं लेके जाना है। सिमिलरली इसको आगे को नहीं लेके जाना, क्योंकि ये ब्रांच सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है, x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है। ये ब्रांच सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को मीट करेंगी एट पॉइंट 0 0। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
सो नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन और इसकी आपको डेफिनेशन याद भी करनी है। किसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं हम? सिग्नम फंक्शन। सो दिस इज द सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब वैसे तो मॉड एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है, तो वैसे देखने में तो लग रहा है कि ये x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, बट इट हैज ए स्पेशल वैल्यू एट x इक्वल टू 0 0। सो इसके दो आंसर हम इस तरह लिखेंगे, मॉड x इक्वल टू x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0, एंड इसे हम क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन। मॉड x अपॉन x इज नोन एज व्हाट? सिग्नम फंक्शन। गॉट इट? ठीक है, so fx equal to mod x upon x, x not equal to 0 and 0 when x equal to 0 is known as signum function। अब mod x की मुझे डेफिनेशन पता है, तो अब यहां देखिए x not equal to 0 है, अगर x 0 है तब तो आंसर 0 है, और जब x 0 नहीं है तो अगर x 0 नहीं है तो या तो x 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मैंने अभी बताया mod x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x। और अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस x। और जब x 0 है तब तो 0 दिया ही है हमें। ठीक है, तो हम देख सकते हैं x से x कट गया तो हमारा क्या आ गया? 1 आ गया व्हेन x ग्रेटर देन 0। यहां भी x से x काट दीजिए, सो -1 आ गया व्हेन x लेस देन 0, 0 आ गया व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी इट्स डोमेन? तो मैं देख सकता हूं ये सभी नंबर्स के लिए डिफाइंड है। 0 पे आंसर 0 है, 0 इज वेल डिफाइंड। अगर 0 से बड़ा है x तो आंसर 1 आएगा, अगर 0 से छोटा है तो आंसर -1 आएगा। तो मीनिंग हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। व्हाट अबाउट रेंज? तो अब मैं देख सकता हूं कि इट हैज ओनली 3 आंसर्स। अगर 0 है 0, अगर कोई भी x से 0 से बड़ी वैल्यू डालते हैं, चाहे f(1) डालो, चाहे f(3) डालो, चाहे f(100) डालो, आंसर विल बी ऑलवेज 1। और कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालते हैं f(-1), f(-2), f(-50), आंसर इज ऑलवेज -1। सो इट हैज ओनली 3 आंसर्स, 0, -1 एंड 1। सो रेंज इज सेट -1, 0, 1। ठीक है, सो इसकी रेंज रेस्ट्रिक्टेड है, सो इट हैज ओनली 3 आंसर्स। ठीक, चलिए अब इसका ग्राफ करते हैं। सो ग्राफ इजी है बहुत ज्यादा, तो आपको डेफिनेशन अपने माइंड में रखनी है। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या है? जब f ऑफ 0 कितना है? हमारा 0 है। ठीक है, तो y मतलब जब हम x 0 डालेंगे y 0 आ रहा है, तो एक ये वाला पॉइंट है 0 0। और अगर हम x कोई भी वैल्यू डालते हैं 0 से बड़ी, ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया f(1), f(3), f(5) ऑल आर 1। ठीक है, तो चाहे x 1 हो तब भी y का आंसर 1 है, 0.5 है तब भी 1 है। सो इट इज ए लाइन y इक्वल टू 1। ठीक है, और जब हम कोई भी नेगेटिव नंबर डालते हैं तो y की वैल्यू हमेशा कितनी आ रही है? -1। चाहे -1 डालिए, -2 डालिए, -2.1 डालिए, -2.3 डालिए, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? -1 रहेगी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है, पर रिमेंबर ये आपने डॉट ड्रॉ करना है। ठीक, और यहां मैंने होलो सर्कल डाले हैं, यानी कि जब x 0 है तब y की वैल्यू -1 ही है। हाँ, x -0.1 है तब इसका आंसर -1 आएगा, -0.2 है तब भी -2 है, -1 है तब भी -1 है, -2 है तब भी -2 है। ठीक है, तो अगेन 0 पे 0 है, 0 पे 1 नहीं होगा, तो यहां होल सर्कल लगाएंगे। 0.1 के लिए 1, 0.2 के लिए 1, 0.3 के लिए 1, 1 के लिए 1 एंड सो ऑन। ठीक, तो यहां आपने 2 होलो सर्कल लगाने हैं, इस सर्कल को डार्क करना है। 0 पे 0 है, अदरवाइज पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 आंसर है, नेगेटिव वैल्यू के लिए -1 आंसर है। चलिए, नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज आल्सो वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन मैथमेटिक्स। आप इसके साथ काफी डील करोगे, काफी सम्स आते हैं इसके, ध्यान से रखिए, इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझिए। सो एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये साइन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। x को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और समटाइम्स ओनली नीचे को बंद करते हैं। इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू दिस साइन। ठीक है, सो व्हाट द ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन? जब भी x इस ब्रैकेट में होगा, इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। याद रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, और यू कैन से greatest integer on the left hand side।
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। क्या मतलब है इसका, हम एग्जांपल्स के साथ करते हैं। ये वाला साइन जब भी आएगा इसका मतलब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया होगा, जिसका मतलब है कि अंदर जो भी लिखा है रियल नंबर उससे मतलब छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर। गॉट इट। सो अगर तो देखिए मैंने काफी एग्जांपल्स आपके लिए ली हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब। जैसे 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, अगर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर है एज सच तो इसका आंसर वही रहेगा। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 0 का 0, 4 का 4, -2 का -2, 3 का 3, -10 का 10। अगर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कंप्लीट इंटीजर है, आंसर विल बी दैट इंटीजर ओनली। ठीक है। सो चलिए अब फ्रैक्शनल पार्ट्स की बात करते हैं। जैसे यू नीड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इज 1.5। ठीक है। अब 1.5 से छोटा कौन कौन इंटीजर होता है? अब 1.5 से छोटे इंटीजर 1, 0, -1, -2, -3 सारे छोटे हैं, लेकिन वो जो भी 1.5 से छोटे इंटीजर है उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? 1। सो इट्स आंसर इज 1। ठीक है। अब 1.5 यहां होगा तो आप सिंपली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो सबसे बड़ा इंटीजर है दैट इज आंसर। सो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। 1.9, अब यहां 1.9 होगा। 1.9 के लेफ्ट साइड जो सबसे बड़ा इंटीजर है, वैसे लेफ्ट साइड पे कई इंटीजर है, 1 है, 0 है, -1 है, -2, इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 1। सो 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। 1.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.001, अगेन 1 से बड़ा है, यहां कहीं होगा तो उसकी लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर अगेन 1 है। ठीक। सो क्लियर है, लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर 0.99। अब 0.99 कहां होगा? यहां। इसकी लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 0। 0.001 के लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर 0। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अब चलिए नेगेटिव की बात करते हैं। -1.2। -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब देखिए लोकेट करिए -1.2, समथिंग यहां होगा तो -1.2 की लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर -2 है। -1.8, तो -1.8 यहां होगा, लेफ्ट साइड पे कौन सा इंटीजर है? -2 लेफ्ट साइड पे। ठीक है। -1.2 से छोटा होना चाहिए और उन छोटे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए। सो -1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, -1.99 अगेन -2, 2.3 का क्या होगा? नाउ आप खुद बता सकते हैं। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 2.45 का 2 होगा, 2.9 का 2 होगा। गॉट इट। -0.5 का, अब -0.5 लोकेट कर सकते हैं आप। -0.5 कहां होगा? यहां पे। ठीक है। इसकी लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? -1। सो -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, -1.1 का -2, -3.2 का -4। ठीक। सो अब हमारा अगर फंक्शन f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, सो व्हाट विल बी इट्स डोमेन? तो आप देख सकते हैं मैं किसी भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड कर सकता हूं। सो हर एक रियल नंबर के लिए f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिफाइंड है। सो इसकी क्या हो गई डोमेन? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट इट्स रेंज? तो इसकी रेंज क्या होगी? तो आप देख सकते हैं कि चाहे अगर तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर डालता हूं तो वही इंटीजर आंसर आ जाता है। कोई मतलब एग्जैक्ट इंटीजर नहीं डालता हूं, अनदर रियल नंबर डालता हूं तो उसका आंसर भी अगेन इंटीजर ही आ रहा है, कहीं भी फ्रैक्शंस में आंसर नहीं आ रहे। सो इट्स रेंज इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन एंड रेंज बताइए। सो डोमेन इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, रेंज इसकी क्या है? इंटीजर है। चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो हमारा फंक्शन था f(x) और y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो चलिए जब मैं x 0 डालूंगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि y का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, 0 0। सो अब देखिए अगर मैं कोई भी नंबर डालता हूं, जैसे मैं x की वैल्यू 0.5 डाल रहा हूं तो y की वैल्यू अगेन 0 आएगी। 0.9 डालता हूं तो भी 0 आ रही है, 0.1 डालता हूं तो भी 0 आ रही है। तो यहां तक ये 0 ही रहेगी y की वैल्यू, चाहे y
चाहे x हमारा 0 हो, 0.1 हो, 0.2 हो, 0.5 हो, 0.9 हो, 0.99 हो, y का आंसर 0 रहेगा। लेकिन अगर मैं x 1 डालता हूं तो y कितना आ जाएगा? 1। तो y भी कितना आ गया? 1। 1 पे 1 आ गया। 1.1 डालता हूं x, ये रहा x 1.1, y की वैल्यू कितनी आ रही है? अगेन 1 आएगी, ठीक है। 1.2 डालता हूं, y की वैल्यू 1। 1.5 y की वैल्यू 1। अगर x 1.9 है, y की वैल्यू 1। लेकिन अगर मैं x 2 डालता हूं तो y कितना आ जाएगा? 2। 2.1 के लिए फिर 2 रहेगा, 2.5 के लिए 2 रहेगा, 2.9 के लिए 2 रहेगा, 3 के लिए अगेन 3 हो जाएगा, ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। सो सिमिलरली अगर मैं 0 डालता हूं तो 0 है। अगर मैं -0.1 डालता हूं तो आंसर कितना था? -1। y का आंसर कितना था? -1। -0.5 पे भी y का आंसर -1, -0.9 पे भी y का आंसर -1। हाँ, अगर y -1 डालता हूं तो -1। अगर मैं -1.1 डाल दूं तो आंसर 2 हो जाएगा, 2। -1.5 पे -2, -1.9 पे -2, -2 पे भी -2, -2.1 पे -3 आ जाएगा फिर, ठीक है। यहां हम होलो सर्कल लगाएंगे क्योंकि -2 पे 2 है, -2 पे -3 आंसर नहीं है, तो होलो सर्कल लगाएंगे। हाँ, -2.1 पे -3 हो जाएगा, -2.5 पे -2, -2.6 पे -3, -2.8 पे -3, -2.9 पे -3, -3 पे -3, सिमिलरली 4 पे ऐसे चला जाएगा फिर आगे, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, हमारा ये ग्राफ है हमारा किसके लिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के। आई होप के यू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। अगर बनाना आ जाए तो आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले हम दोबारा ग्राफ देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। वॉच इट केयरफुली। The greatest integer function or flow functions. It is a function whatever number you give. It will round it down to the nearest integer. Such a function is y is equal to x in square brackets, where the greatest integer is less than or equal to x for each x belongs to R. Let's see how it works. Consider function y is equal to x. Now, for x is equal to 0.5, then on rounding it down we get 0, as it is the greatest integer, that is less than 0.5. Similarly, for 0.6y is 0. For x is equal to 0.7, y is 0. Likewise, for x equal to 0.9, y is 0, and for x equal to 0, y is 0. Then the graph is from 0 to 1, but 1 is not included. Now, as we move to the right side of 1, we have for x equal to 1, we get y equal to 1. That means graph will jump here. Now, for x equal to 1.1, the first integer less than or equal to is 1. That is y is equal to 1. For 1.7 again, y is equal to 1. And y is 1 for x equal to 1.99. So graph of this will be straight line from 1 until we get to 2. Remember, 2 is not included. In these two tables, if we left the decimal part, we will get the integer less than or equal to that number. Similarly, this graph goes on for different value of x in a manner shown here. Let's take some negative numbers here. We can see for different value of x, that is for negative 0.5, negative 0.6, negative 0.9, and negative 1, for all of these numbers, y is negative 1. This will be its graph. Likewise, for negative values of x, we have the graph shown here. This is the graph of y is equal to x in square brackets, which is a flow function.
चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, सो एफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं करली ब्रैकेट में एक्स डालूंगा, करली ब्रैकेट में एक्स डालूंगा तो इसका मीन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। रिमेंबर दिस ब्रैकेट के अंदर अगर एक्स लिखा हुआ है तो ये कौन सा फंक्शन है आपका, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, विच मीन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, सो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अगर आपने एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो एक्स में से जो नंबर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है उसमें से उसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दीजिए, क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा। ठीक है, सो होता क्या है, अब आपको एग्जांपल में बता रहा हूं, जैसे 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट। अब 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट मीनिंग 2.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4 कितना होता है, 2, तो 2.4 से 2 गया, कितना आ गया, 0.4। सो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन नेगेटिव में आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है। अगर मान लीजिए माइनस 2.75 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, कर्ली ब्रैकेट मीनिंग फ्रैक्शनल पार्ट, सो माइनस 2.75 का, अब मैंने बताया है आपको डेफिनेशन क्या है फ्रैक्शनल पार्ट की। अगर एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं, एक्स में से एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करना है। माइनस 2.75 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, माइनस 2.75 में से माइनस 2.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करना है। ठीक है, आपको एक नंबर में ये आ सकता है कि फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो चलिए माइनस 2.75 आ गया। माइनस 2.75 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, -3, क्योंकि सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस 2.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3, क्योंकि माइनस 2.75 की लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर -3 होता है। माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस 2.75 प्लस 3 कितना आ गया, 0.25। तो देखिए जब तो नेगेटिव है तो आपने क्या करना है, जो 0.75 को कंप्लीट कर रहा है 1, वो आंसर लिख देना है। और 0.75 को कंप्लीट कौन करेगा, 0.25 करेगा 1 के लिए, तो अगर नेगेटिव है तो इसका आंसर 0.25 आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए 0.10 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.10 ही रहेगा, लेकिन माइनस 0.10 है तो इसका फ्रैक्शनल पॉइंट 0.90 होगा। समझ लग रही है, पॉजिटिव है तो वही रह जाएगा। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव में कोई आगे इंटीजर भी है तो उस इंटीजर को उड़ा दीजिए, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट लिख दीजिए। बट अगर नेगेटिव है तो आपने वो फ्रैक्शनल पार्ट को देखिए, उसको जो 1 को कंप्लीट कर रहा है वो आंसर आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.9, और पॉजिटिव आएगा। ठीक, जैसे मैंने अनदर एग्जांपल लिया आपके लिए, पूरा फुल फ्लैज कर रहा हूं, सॉरी यहां मैंने फ्रैक्शनल पार्ट डालने थे, नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो चलिए माइनस 0.45 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं। तो बाय डेफिनेशन, अब डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट में जो भी लिखा होगा उसी नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करना है, यही होता है। अब माइनस 0.45 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, माइनस 0.45 माइनस 0.45 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब माइनस 0.45 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, लेफ्ट साइड पे कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है, -1। सो माइनस 0.5 माइनस -1 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गए, सो माइनस 0.45 प्लस 1 0.55। ठीक है, तो अब अगर कंप्लीट इंटीजर हो फ्रैक्शनल पार्ट में -2 मीनिंग -2.0। ठीक है, सो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0। इंटीजर, कोई भी इंटीजर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा ही नहीं, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट उसका क्या होगा, 0 ही होगा। 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, 1.5 का 0.5 होगा। ठीक है, सो आई गेस क्लियर है आपको। मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूं आपको डायरेक्टली, अगर अब फटाफट बताते जाइए। 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0। माइनस 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, अब नेगेटिव लगा है, 0.9 को कंप्लीट कौन कर रहा है, 0.1। 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.9। ठीक है, -3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। गॉट इट।
1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.5, ठीक, माइनस 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट अगेन 0.5 एंड सो ऑन, ठीक। सो चलिए अब इसकी डोमेन एंड रेंज बताइए जल्दी से। अब आप देख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, सो डोमेन क्या होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज क्या आ रही है, अब आप देख सकते हैं आंसर क्या आ रहे हैं मेरे, या तो 0 आ रहा है या 0 से लेके 1 तक आ रहा है। 1 भी पूरा नहीं आएगा, 0.99 किसी का आ सकता है, ठीक है। जैसे आप माइनस 0.01 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.99 आ जाएगा, ठीक है। सो आंसर कभी भी 1 या 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। सो इट्स रेंज इज 0 to 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपको, ठीक। सो चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखिए ग्राफ। अब कुछ नहीं है, सोचते जाइए 0 पे कितना आंसर आना था y। सो अगर y और fx आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो अगर मैं x 0 डालूंगा तो अभी मैंने जैसे बताया कंप्लीट इंटीजर डालेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। 0 पे 0, 0.1 पे 0.1 आ जाएगा, 0.2 पे 0.2 आ जाएगा, 0.3 पे 0.3, 0.5 पे 0.5, 0.9 पे 0.9 आ जाएगा, ठीक। 1 पे अगेन 0 क्योंकि 1 कंप्लीट है। 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 1.5 का 0.5, 1.9 का 1.9, 2 का अगेन 0, 2.1 का अगेन 0.1, 2.2 का 0.2, 2.3 का 0.3, 2.4 का 0.4। सो इस तरह मिलाते जाइए, फिर उनको ज्वाइन कर दीजिए, अगेन 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा। अब नेगेटिव पार्ट से आइए, 0 पे तो 0 था, तो यहां एक आप होलो सर्कल लगाएंगे, 0 पे 0 नहीं हो सकता। सो माइनस 0.1 का, अभी मैंने आपको बताया माइनस 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.9। सो माइनस 0.1 पे 0.9, माइनस 0.2 पे 0. माइनस कितना आ जाएगा 0.8, माइनस 0.5 पे माइनस 0.5, माइनस 0.9 पे माइनस प्लस 0.1 एंड सो ऑन। तो इनको ज्वाइन कर दीजिए, गॉट इट। माइनस 1 पे अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1.1 का, अब माइनस 1.1 का क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये वाला छोड़ दीजिए, इसको नहीं देखना है। 0.1 है नेगेटिव, तो इसको कंप्लीट कौन करेगा 0.9। सो माइनस 1.9 पे अगेन प्लस का 0.9, माइनस 1.2 कितना होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट अगेन 0.8, ठीक है। सो माइनस 1.2 पे अगेन माइनस 1.8 होगा एंड सो ऑन। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सो आज के लिए बस इन ग्राफ्स को अच्छी तरह समझिए, अपने माइंड में सेट करिए, इनकी डोमेन और रेंज याद करिए। सो इसी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का हम दोबारा ग्राफ देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए। थैंक यू फॉर टुडे। Fractional part function. As its name suggests, same it is a fractional part of any value. So if x is 3.5, the fractional part of that value is 0.5, which is 3.5 minus 3. Or we can say, if we subtract the greatest integer value of any number x from itself, we get the fractional part of x. So we can define it as a function f defined by f of x is equal to x minus x in square brackets is called fractional part function. Its domain is complete real number line and its range is 0 to 1, excluding 1. Then its graph looks like as shown here.